Objective function of LPP is a constraint, a function to be optimized, a relation between the variables, or none of these. A function to be optimized, जिसको आपने मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है, वो क्या है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन. सेकंड क्वेश्चन है आपका, the optimal value of the objective function is attained at the point. Optimal value means what is optimal word आ गया, optimum आ गया, optimization आ गया, that is related to maxima and minimum LPP के केस. तो optimal value means maximum या minimum value of the objective function is attained at the points. किन points पे आप इनको attain करते हो? Options you are having: given by the intersection of inequations with the axis only, given by the intersection of inequations with x-axis only, given by the corner points of the feasible region, and none of the above. जहाँ पे axis intersect कर रही होती है inequations के साथ वो point, जहाँ पे आपकी x एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है सिर्फ वो वाला पॉइंट, या कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजंस, कॉर्नर पॉइंट्स. ठीक है, जहाँ पे आपके जो फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू वहीं पे मिलती है. नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमम अंडर लीनियर कंस्ट्रेंट्स. नंबर 1, एट द सेंटर ऑफ द फिजिबल रीजन. क्वेश्चन क्लियर है क्या है द वैल्यू ऑफ वाला? अभी जो मैंने बोला है क्वेश्चन समझ आ गया, देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर. वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमम अंडर लीनियर कंस्ट्रेंट्स. जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होगी? अब कंस्ट्रेंट्स क्या है? फर्स्ट है एट द सेंटर ऑफ द फिजिबल रीजन, सेकंड इज एट 0 0, थर्ड एट एनी वर्टेक्स ऑफ फिजिबल रीजन, फोर्थ द वर्टेक्स व्हिच इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम 0 0. हाँ जी, yes, it is option D. जो vertex maximum distance पे होगा origin से, that will give you the maximum value. उसके बाद अच्छा एक चीज का ध्यान रखना है, क्वेश्चन में नॉट है या नहीं ये ध्यान से देखना है, अकॉर्डिंगली आपका आंसर अदरवाइज चेंज हो जाता है. ये माइनर मिस्टेक्स बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है. क्वेश्चन को मिनिमम 2 टाइम्स आपने ध्यान से पढ़ना है, उसका मीनिंग समझ के देन यू विल गो फॉर द ऑप्शन. अब ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. करेक्ट वाली आपको बतानी है. फर्स्ट है एवरी एलपीपी एडमिट्स एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन. हर एलपीपी का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है. सेकंड, एलपीपी एडमिट्स यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, की एक ही सॉल्यूशन होता है उसका ऑप्टिमल. देन थर्ड, इफ एलपीपी एडमिट्स 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशंस इट हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशंस. कि अगर एक एलपीपी में 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आ रहे हैं, यानी कि 2 पॉइंट्स पे अगर मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू हमें मिल रही है, देन इट विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन. एंड द फोर्थ वन इज सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एन एलपीपी इज नॉट अ कॉन्वेक्स सेट. ऑप्शन सी, कि अगर मान लो एक पॉइंट आपका फिजिबल रीजन का ये वाला है लेट अस सपोज, और एक पॉइंट ये वाला है, तो इसको ज्वाइन करने वाली जो आपकी लाइन होगी, ये सारे मतलब जितने भी इनके पॉइंट्स आप कह सकते हो कि होंगे, दैट विल गिव यू द इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. तो इसका आपका जो आंसर है दैट इज इफ एन एलपीपी एडमिट 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशंस इट हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशंस. क्योंकि आपको पता है कि 2 पॉइंट्स को के बीच में देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स, सो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस विल बी देयर. नेक्स्ट, if the constraints in a linear programming problem are changed. अगर constraints change कर दिए जाते हैं, जो inequations हैं वो change कर दी जाती हैं, या restrictions या limitations change कर दी जाती हैं. First option, the problem is to be re-evaluated, solution is not defined, objective function has to be modified, change in constraints is ignored. क्या करना पड़ेगा? दोबारा सुन लो ऑप्शन. क्वेश्चन है कि हमने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के एलपीपी के हमने कॉन्स्ट्रेंट्स चेंज कर दिए, देन द प्रॉब्लम इज टू बी री-इवैल्यूएटेड. प्रॉब्लम को री-इवैल्यूएट करना पड़ेगा हमें. देन सेकंड ऑप्शन है सॉल्यूशन इज नॉट डिफाइंड. सॉल्यूशन डिफाइंड नहीं रहेगा. ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज टू बी मॉडिफाइड, चेंज इन कॉन्स्ट्रेंट्स इज इग्नोर्ड. हाँ जी, ऑप्शन ए, प्रॉब्लम को आपको क्या करना पड़ेगा? री-इवैल्यूएट करना पड़ेगा, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स चेंज हो गए मींस प्रॉब्लम आपकी चेंज हो गई. तो यू हैव टू
re-evaluate the problem. Now the next one. अब ये थोड़ी सी solving part वाले हैं, so it can take time. The point at which the maximum value of x plus y. अब x plus y की maximum value है हमारी subject to constraints x plus 2y less than equal to 70. Simply solve करोगे आप लोग 2x plus y less than equal to 95. X comma y greater than equal to 0 is obtained. Is options में 30, 25, 20, 35, 35, 20, 40, 50. Now if you see, तो अगर आप ये सोचो कि हम यहाँ इनको ऐड करके देख लें तो सबका सम 55 हुआ। It means you have to take. चलिए बताइए। Question clear? Question दोबारा सुन लो। The point at which the maximum value of x plus y is obtained. जिस पॉइंट पे x plus y की मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी वो पॉइंट कौन सा है? नो कैलकुलेट किए? बिना कैलकुलेट किए नहीं, मुझे बताओ। कैलकुलेशंस करो अपनी अपनी जल्दी से। क्या निकालना है इट मींस आपको? हाँ जी इनमें से फिर कौन सा पॉइंट लेना पड़ेगा मुझे? क्या चाहिए मुझे? बोलो। The point at which the maximum value of x plus y is obtained. हाँ तो फिर वही तो पूछ रही हूँ, कैसे निकालोगे मैक्सिमम वैल्यू? कैसे निकालते हो? हाँ जी हाँ जी यस। मैक्सिमम वैल्यू अभी हमने एमसीक्यूज में भी किया है। मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे मिलती है? जो ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा। ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट बन रहा है आपका? यस ठीक है, तो ऑप्शन डी इज योर आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन। अदरवाइज आपने क्या करना है? कॉर्नर पॉइंट्स हैं आपके पास, आप x प्लस वाई को मैक्सिमाइज करना है, यानी कि आपका क्या बन गया? z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब लेकिन यहाँ पे सबका सम क्या बन रहा है? 55 बन रहा है, तो यू कैन नॉट फाइंड इट आउट। तो उसके लिए हमने अब क्या कंसेप्ट लगाया कि द पॉइंट विच इज एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन गिव्स यू द ऑप्टिमल वैल्यू। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन। वैल्यू ऑफ, अब हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z निकालनी है 4x प्लस 2y। z is equal to 4x plus 2y. Subject to constraints 2x plus 3y less than equal to 18. Then x plus y greater than equal to 10. x comma y greater than equal to 0. ये वाले constraints कौन से constraints होते हैं? x और y greater than equal to 0. हाँ जी क्या होते हैं? रिडंडेंट्स में क्या था? रिडंडेंट में था कि अगर आप उनको रिमूव कर दो तो आपका जो फिजिबल सॉल्यूशन आ रहा है, जो आपका रिजल्ट आ रहा है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कि उस जो आपका जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि हमने वो इक्वेशंस अगर हम रिमूव भी कर देते तब भी हमारा जो सॉल्यूशन बनना था वो सेम रहना था। ठीक है ना? मान लो अगर मुझे इस तरीके से गिवन है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है और एक लेटर सपोज की ऐसे है, एंड दिस इज माय सॉल्यूशन सेट।
उसमें से इसका इधर आ रहा है। तो अगर अब मैं ये वाली हटा भी दूं तो मेरा जो सॉल्यूशन सेट है उसमें कोई फर्क पड़ेगा बाकी वाली से? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉल्यूशन जो है मेरा फिजिबल रीजन है वो सेम रहेगा। तो ये वाला जो है कि जिसको रिमूव करने पे भी मेरा जो फिजिबल रीजन है वो चेंज नहीं हो रहा, दैट वन वी कैन से कि इज रिडंडेंट। उसको अगर आपने रिमूव कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे सॉल्यूशन पे। यहाँ पे ये क्या है, एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मीन्स एक्स और वाई जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हो वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन जीरो आर नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। ये काफी उसमें आया हुआ है, काफी सारे सैंपल पेपर्स में है, तो यू शुड नो है ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। बट एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अगर ये सिर्फ दो हम लेके चलते हैं तो दीज आर नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स कि एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो आपकी नेगेटिव नहीं लेनी है हमने। तो नॉन नेगेटिव ना, रिडंडेंट और नॉन नेगेटिव को बेटे मिक्स मत करो, दीज आर बोथ टू डिफरेंट थिंग्स। रिडंडेंट में मतलब जितने भी मुझे कॉन्स्टेंट्स गिवन है इन सब में से कौन सा मैं हटाऊं तो मेरा ये चेंज नहीं हो रहा, तो जिसको मैं हटा रही हूँ दैट वन इज द रिडंडेंट। ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें हमने मतलब ये तीन क्वाड्रेंट्स वाली वैल्यूज नहीं लेनी, हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यूज लेनी। क्योंकि मान लो अगर कोई मिक्सचर भी हम बना रहे हैं या कोई डाइट की प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं या ट्रांसपोर्टेशन की कर रहे हैं, तो एक पर्सन अपने पास मंगवा रहा है, वो किसी को दे नहीं रहा। नेगेटिव का मतलब कि आप दे रहे हो। ठीक है, तो इसलिए हम एक्स और वाई की, क्योंकि ये रियल लाइफ में अप्लाई हो रही है हमारे, तो इसलिए हम नेगेटिव वाली वैल्यूज नहीं लेके चलते। गॉट इट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये था क्वेश्चन हमारा, एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इज, इसकी हमने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है एंड द ऑप्शंस आर 36, 40, 20, नन ऑफ दीज। कौन बोल रहा 40? अभिषेक बोल रहा होगा। अभिषेक तुक्के मारने छोड़ दे प्लीज, जो पास होना है ना नंबर अच्छे लेके, तो फिर कहाँ कैलकुलेट की, कैसे कैलकुलेट की? कॉर्नर पॉइंट्स बताना जरा मुझे, पहले तो वो दिखाओ ग्राफ रफ कहाँ बनाया आपने। जरूरी है वो बाउंडेड ही आएगी? अनबाउंडेड भी हो सकती है। अनबाउंडेड में फिर चारों के चारों तो नहीं आएंगे ना। करो इसको, तुक्के नहीं मारने। एक एक नंबर ना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। एंड ओनली 16 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20 यू आर टू अटेम्प्ट। जो भी कोई 16 20 में से आते होंगे एक सेक्शन में से, दैट यू विल अटेम्प्ट, नॉट 17। 17 क्वेश्चंस ये ना मेरे पास है, मैम को बोलो किसी और टीचर को दे देंगे। अन्नू मैम को आई थिंक एक भी नहीं हमने अभी तक दिया ना, तो उनके नेम पे इश्यू कर देंगे। ठीक है, हाँ जी बोल लो। हाँ जी, कौन सी ऑप्शंस बचे? हाँ हाँ, जैसे बोर्ड का पैटर्न है, इन द सेम वे योर पेपर विल बी देयर। 50 क्वेश्चंस विल बी देयर, आउट ऑफ दैट यू आर टू डू 40 क्वेश्चन। क्योंकि अदरवाइज अगर हम आपको अब ये प्रैक्टिस नहीं दे रहे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू पीपल टू अटेम्प्ट दैट इन द बोर्ड। तो क्वेश्चंस 20 होंगे, 20 में से जो 16 आपको लगता है कि ये हमें अच्छे से आते हैं, दैट ओनली यू आर टू डू। क्योंकि जो भी फर्स्ट 16 नंबर पे आएंगे आपके क्वेश्चन, दैट विल बी चेक्ड। चाहे आपने क्वेश्चन 18 अटेम्प्ट किए हैं, 17th और 18th आपका करेक्ट है, ऊपर से मान लो 9th और 11th आपका गलत है, तो 9th और 11th विल बी कंसिडर्ड, नॉट 17th एंड 18th। तो जिस क्वेश्चन में डाउट है वो छोड़ ही दो, उसको अटेम्प्ट नहीं करना। ये नहीं सोचना कि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं है तो करते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। मतलब उन्होंने भी काफी क्लेवरनेस दिखाई है, बोर्ड वालों ने भी, कि आपको चॉइस दे दी है। वो चॉइस सिर्फ इसलिए है कि अगर एक क्वेश्चन आपको लगता है मुझे बिल्कुल ही नहीं आता, तो उस क्वेश्चन को ही छोड़ दो मतलब उस पर आपने हिट एंड ट्रायल वाला जो कंसेप्ट है वो नहीं लगाना। हाँ जी, इसका आंसर है नो, नहीं है। बताओ मुझे क्या बने? 2x + 3y = लेस देन इक्वल टू 18, किस साइड जा रही है? पॉइंट्स बताओ इसके।
जल्दी। लेस देन है तो शेडिंग इधर हो गई। सेकेंड वाली क्या है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ये 0 10, ये 10 0। इसकी शेडिंग किधर जाएगी, बाहर। अब दो मेन लाइंस है, x ग्रेटर देन x कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस इधर और इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब एक की शेडिंग इधर आ रही है, एक की शेडिंग इधर आ रही है, तो फिर हाउ कैन यू से 36 और 40? कितना टाइम लगा मुझे ये बनाने में। यही यही चीज मैं कह रही हूँ आप लोगों को, छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान से करो। ये साइन ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये लेस देन इक्वल टू है। दो ही इक्वेशंस गिवन है आपको, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो क्रॉस कर ही नहीं रही है वो। या तो क्रॉस कर रही होती तो उनके बीच वाला हम ले लेते। So what will be the answer now? None of these. Then the next one. Maximum value of z सेम है, यहाँ पे चेंज कर दिया 4x प्लस 3y। अब बातें नहीं, सब अपना अपना करो। ये चैप्टर में से आपके 5 क्वेश्चंस आने हैं। 5 में से 2 या 3 एक्स्ट्रा चॉइसेस भी होंगी, यानी कि अगर आप ये चैप्टर प्रिपेयर कर लेते हो तो समझो आपने 7 या 6 मार्क्स अपने पक्के कर लिए। और इस चैप्टर में ऐसा इतना डिफिकल्ट कुछ है नहीं है। आपके जो बुक में क्वेश्चंस गिवन है, जो वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है, उनसे रिलेटेड आपकी फॉर्मुलेट द एलपीपी, यानी कि ये कॉन्स्ट्रेंट्स फॉर्म करने आपके आ सकते हैं, तो उनको भी एक बार देख लेना। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ कॉर्नर पॉइंट्स गिवन है या ये शेडिंग वाले पोर्शन गिवन है तो आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है। इक्वेशंस फ्रेम करनी भी आ सकती है। z is equal to 4x plus 3y and subject to the constraints 3x plus 2y greater than equal to 160. Second one is 5x plus 2y greater than equal to 200. X plus 2y greater than equal to 80. X comma y greater than equal to 0. One thing more, जब अगर आपको स्टेटमेंट आती है वर्ड प्रॉब्लम वाली एंड यू आर टू फॉर्मुलेट द इनइक्वेशंस, तो ये वाली जरूर लेनी है। ठीक है, जो PT1 का पेपर हुआ था उसमें आई हैव सीन कि काफी बच्चों ने ये चीज मिस की थी, तो ये जरूर लेना ही लेना है। जब आप फॉर्मुलेट कर रहे हो इन इक्वेशंस को, गिवन नहीं है आपको, ये सबसे पहले लिख लो ताकि बाद में भूलो मत। फिर उसके बाद जो कंडीशंस गिवन है अकॉर्डिंगली यू आर टू फ्रेम। नाउ सिंप्लीफाई ऑप्शंस। 320, 300, 230, none. 14, 14। बाद में कौन आया, जो चेंज करवा देता हूँ। चलिए बी क्विक बच्चे, सॉल्व करो। अभिनव यू विल गिव मी द आंसर। हाँ जी, मैक्स। The maximum value of z subject to constraints is 320, 300, 230 or none of these.
इसमें आपको ये सॉल्यूशन सेट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा लो यहाँ पे x को क्या पुट करें, 0 पुट करेंगे तो y इज 80, और y को 0 पुट करोगे तो 160/3 है, तो y को 0 के अलावा कुछ और पॉइंट ले लो। हाँ जी, y को 5 ले लेते हैं, हाँ तो x कितना आ जाएगा 50। तो पॉइंट्स आ गए आपके। जब आपका x 0 था, y 80 और y 10 है, तो x आपका 50। मैंने ये 10-10 के गैप पे ले लिए। ये पॉइंट्स थोड़े से बना लेना ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए कि इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या बन रहे हैं। सेकंड के बताइए पॉइंट्स क्या बन रहे हैं। हाँ जी, 0,100, ओके। एंड 40,0। बच्चे y को 10 पुट किया यहाँ पे, नहीं 5 पुट किया। y को जब आप 5 पुट करोगे तो 10 150 हो जाएगा। मैंने यहाँ, हाँ यहाँ लेने हैं पॉइंट, ये पॉइंट आप यहाँ शो करो। दिस इज 50,5। थर्ड वाला बताइए। 0, हम्म, और 80,0। चलिए अब शेडिंग चेक करो। ग्रेटर देन है तो पहले तो ऑरिजिन में से कोई भी पास नहीं कर रहा, ऑरिजिन में से पास नहीं हो रहे तो ऑरिजिन टेस्ट हो जाएगा। अब सभी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 0 इज ग्रेटर देन दिस फॉल्स, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। ग्रेटर देन के लिए सब शेडिंग क्या आ जाएगी आपकी इस तरफ, यानी कि दिस इज योर अनबाउंडेड रीजन। तो पॉइंट्स कौन कौन से आ गए। हम्म, ये वाला तो कैलकुलेट कर लो ना, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल लो। अगर वहां नहीं पता लग रहा तो सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल लो। पता नहीं, आप लोग निकाल लो। तो यहाँ से एक चीज और आपको पता लगी कि इक्वेशन से साथ में जरूर लिख लेना, जब भी जैसे ही लाइन प्लॉट करोगे साथ ही किस लाइन की है वो इक्वेशन लिखनी है, इन इक्वेशन नहीं। वैसे वो खैर चेक नहीं होना आपका पार्ट, बट स्टिल यू शुड नो द रूल्स। मोहक करो कैलकुलेशन। 25 एंड 20 और y 50 और 15। ओके, थर्ड पॉइंट। कौन सा, एक ये पॉइंट अभी क्या निकाला आपने, ये लिखा ये वाला पॉइंट है, ये निकालना है हमने, ये दो निकालने हैं। ये निकल आया 20 50, ओके। अगला निकाल लो आप।
इसकी लाइंस ये वाली है 3x + 2y = 160 एंड x + 2y = 80। तनवीर जी करो कैलकुलेशंस, बताओ जल्दी से। हाँ जी, हाँ आएगा। y 20 एंड x 40। चलो अब निकालो, z = 4x + 3y। z = 4x + 3y। ये आ गया 320, ये आ गया 300, ये आया 230, ये आया 220। और ये सबको 0 नंबर देगा। अनबाउंडेड है ये। अनबाउंडेड को यू हैव टू चेक ऑल्सो कि ये बन रहा भी है हमारा कि नहीं बन रहा। मैक्सिमम वैल्यू नो डाउट कि हमें 320 हो गया। अनबाउंडेड के केस में हम क्या करते हैं, दिस मे और मे नॉट बी। मे और मे नॉट बी में तो मे नॉट बी भी चेक करोगे आप। अनबाउंडेड है, ये ध्यान रखना है। अगेन मैं वही चीज कह रही हूँ, ये जल्दीबाजी नहीं करनी है, हर कंसेप्ट खुले दिमाग से आपने फॉलो करना है। किसके इसके क्वेश्चन था हमारा द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, इज 320, 300, 230 एंड नन। तो 320 आपने दे दिया, नन भी तो हो सकती है। चेक करो कि ये है भी है जेड के साथ। शेडिंग चेक करो, क्या चेक करो, बी क्विक, हरी अप हरी अप। अब z को चेक करने के लिए क्या करोगे, 4x + 3y, जो भी आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है, मैक्सिमम है क्योंकि, तो ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा, इक्वल टू साथ में नहीं लगाना। अगर मिनिमम होता तो लेस देन का साइन, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम है तो ग्रेटर देन, एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज 320। अब इसको प्लॉट करो और चेक करो कि इसकी शेडिंग इस वाले की शेडिंग की तरफ जा रही है या नहीं जा रही। चेक करो जल्दी से, बी क्विक। हाँ जी, हाँ जी, दूसरा चेक करो। हरी है बच्चे, हरी है। 5,100 ये आ गया मान लो। और सेकंड क्या था, क्या भव्या, अरे इसको प्लॉट करना है, 2 पॉइंट्स लो और करो। एक 80 0, चलो मान लो ये आ गया। अब बताओ, अब विल 320 बी द सॉल्यूशन और नॉट। जेड वाले को डॉटेड, ताकि क्लियर रहे कि ये जेड है। अब क्या कंडीशन होती थी, जेड मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है अनबाउंडेड के केस में, शेडिंग शुड बी ऑन सेम साइड और ऑपोजिट साइड्स, इट शुड बी ऑन ऑपोजिट साइड्स। और यहाँ क्या हो रहा है, z उसके शेडिंग वाले पार्ट के बीच में ही आ रहा है। z की शेडिंग चाहे इधर आए चाहे इधर आए, वैसे तो इसी साइड आ रही है उसकी भी, तो सेम आ रही है। अगर इधर भी आ रही होती तो वो क्लैश कर रही थी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, मींस 320 इज नॉट द मैक्सिमम वैल्यू, सो योर आंसर विल बी नन ऑफ दीज। गॉट इट। अनबाउंडेड के केस में मोस्टली बच्चे यही करते हैं कि ये z वाला जो है ये चेक नहीं करते, तो ये स्टेप एक जरूर आपने परफॉर्म करना है, अदरवाइज अब देखो किया कराया आपका सम गलत हो जाना था। सिर्फ एक स्टेप और था आपका। क्लियर।
जो भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ इनइक्वालिटी बना लो। मैक्सिमम है तो ग्रेटर देन का साइन, मिनिमम है तो लेस देन का साइन, इक्वल टू नहीं लेना अपने साथ में। उसके बाद इसको प्लॉट करो, इसकी शेडिंग चेक करो। अगर इसकी शेडिंग जो हमारा फिजिबल रीजन आया है उसके साथ क्लैश कर रही है तो इट इज नॉट द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अगर ऑपोजिट साइड्स पे आ रही है तो इट इज द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, कौन सी? नहीं, सिर्फ बच्चे इस वाले को चेक करना है हमने। ये हमने लाइन प्लॉट कर ली। अब इसकी शेडिंग ग्रेटर देन 320 थी, वो इधर आ गई, दोनों शेडिंग्स क्लैश कर रही हैं। और किसी को नहीं चेक करना, सिर्फ अगर मैक्सिमाइज कहा है उन्होंने तो मैक्सिमम वैल्यू चेक करो, मिनिमाइज कहा है तो मिनिमम करो। ठीक है, बाकी वैल्यूज नहीं चेक करोगे आप। चलिए द नेक्स्ट वन। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू 4x प्लस 3y, कॉन्स्टेंट्स हैं 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24। जल्दी से लिखो, 3x प्लस 3x प्लस 2y, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24। सेकेंड इनइक्वालिटी है हमारी 8x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 48। थर्ड इज x लेस देन इक्वल टू 5, y less than equal to 6, x and y greater than equal to 0. Objective function can be maximized. Objective function है 4x plus 3y. This can be maximized at one point only, at 2 points, at an infinite number of points, none of these. Bounded region आएगा। अपना अपना बनाते जाओ, बाद में मेरे से टैली कर लेना, बिकॉज टाइम इज लेस, तो मैं साथ के साथ ही बना रही हूँ। एक इससे, एक इससे। हाँ जी, हाँ वो ये वाली लाइन बनेगी ना, x वाली है तो दैट लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, y वाली है तो दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब इसमें क्या करोगे, निकाल लोगे आपके मैक्सिमम पॉइंट्स जो हैं वो चेक कर लेना कितने पे बन रहे हैं। अगर 2 पे भी आ जाता है तो क्या आंसर दोगे, इनफाइनाइट। 2 वाला नहीं देना आपने, क्योंकि 2 अगर पॉइंट्स पे अगर आपकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो इट मींस दैट इज एग्जिस्टिंग ऑन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आपका आंसर बनेगा। 2 के केस में 2 ही नहीं देना, आपने ये ध्यान रखना है। तो दिस इज अगेन बेसिक कंसेप्ट आपका यहाँ चेक हो रहा है, तो यू आर टू टेक केयर ऑफ दिस। क्लियर? सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।